हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम 6 और 7 अक्टूबर दोनों दिन की करंट अफेयर को कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे डिटेल में व्यक्ति विशेष से, जिसमें जॉन फासे, नरगिस मोहम्मदी और डॉक्टर जोईता गुप्ता, ये तीनों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। अब चूंकि एक दिन का गैप हो गया है तो आप लोग को न्यूज पता ही चला गया होगा। जॉन फासे को लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और नरगिस मोहम्मदी को पीस में मिला है नोबेल पुरस्कार। और बाकी जोईता गुप्ता के बारे में क्या है न्यूज, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। G20 का एक एंगेजमेंट ग्रुप है जिसका नाम है P20 पार्लियामेंट 20, ये न्यूज में क्यों चल रहा था इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही ड्रोन पायलट के बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के बारे में, जानेंगे कि यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलेगा। जीनस मार्बिली वायरस ये हाल ही में चर्चा में था और ये आपका एग्जाम में साइंस का पोर्शन जो है कवर करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सागर परिक्रमा क्या है और एक तरीके से हम बता दें कि सागर परिक्रमा का 9वां चरण शुरू हुआ है, तो सागर परिक्रमा को हम रिवीजन करने वाले हैं। भारत में अवैध व्यापार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो चला है। तो जानेंगे कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्ट प्रोवाइड किए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भारत और अर्जेंटीना इन दोनों ने सामाजिक सुरक्षा पर समझौता किया है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में 37वां राष्ट्रीय खेल देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था और ये किस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। अच्छा, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कल का करंट अफेयर नहीं आया था। होता क्या है ना कि जब जैसे आप भी हैं, अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहिए तो आप देखिए आपके शरीर में एक अजीब सी थकावट आएगी। तो मैं बता दूं कि मेरा लैपटॉप जो है वो पिछले 10 से 15 दिनों तक जो है लगातार बंद हुआ ही नहीं है, स्विच ऑफ होता ही नहीं है। ये इस पे लगातार वर्क किया जाता है। तो भाई मतलब कि इसकी भी कोई वैलिडिटी होगी, तो इन्होंने जवाब दे दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है और इसी वजह से आज जो है पीडीएफ में करंट अफेयर बनाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप करंट अफेयर के टॉपिक देखिए और क्वेश्चन देखिए। आज का प्रश्न है, जीनस मार्बिली वायरस का संबंध निम्न में से किस एक रोग से है। द जीनस मार्बिली वायरस इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। आपके ऑप्शन हैं डेंगू, चेचक, मलेरिया और खसरा। अगर इसका आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और ये प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी कल के ही न्यूज में चल रहा था। अब चलिए आगे बात करते हैं, यूपी स्पेशल से हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, लखनऊ में पहला पशु शवदाह का निर्माण किया जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पशु शवदाह का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा लखनऊ। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अयोध्या में 25 से 30 नवंबर तक तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 30 नवंबर को इसका समापन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। और इसमें 1100 प्रतिभागी होंगे जिसमें 550 पुरुष और 550 महिलाएं पार्टिसिपेट करने वाली हैं। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम मां बहिल्या देवी धाम के नाम पर रखा जाएगा। अंतु स्टेशन को मां चंद्रिका देवी और साथ ही विश्वनाथगंज को शनि देव धाम स्टेशन के रूप में अब जाना जाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये नाम बदलने वाला सिस्टम है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रतापगढ़ जो जंक्शन है उसका नाम क्या होगा, मां बहिल्या देवी धाम। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं अब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास वन लाइनर में क्या क्या है। तो पहला पॉइंट यह है कि एसोचैम की ओर से तीसरे भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी सम्मेलन के मुख्य भाषण के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत विश्व का 7वां देश है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, 7वां है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की धारा 3 सेक्शन ए के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्याय संगत एवं बाधाएं सहने में सक्षम कृषि खाद्य प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगी और यह सम्मेलन जो है 12 अक्टूबर तक चलाया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सर्वजन स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कोलकाता में होम्योपैथी पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो होम्योपैथी पे सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? कोलकाता में किया गया। साथ ही बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट हमारा 6.5% ही है। साथ ही एसडीएफ हमारा 6.25% है और एमएसएफ और बैंक रेट हमारा 6.7% है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे वन लाइनर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बैंक रेट कितना चल रहा है, साथ ही एमएसएफ कितना हो रहा है। आगे बात करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूएई के घरेलू कार्ड स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अल इतिहाद पेमेंट के साथ कार्यनीति साझेदारी पर समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। और साथ ही बता दें कि एनसीबी के नेतृत्व में ही इसी वर्ष जो है ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया था। और ये किससे संबंधित था? ये जो है जो हमारे मतलब कि अवैध व्यापार नहीं होते हैं, जैसे कि अब देखिए इसी ऑपरेशन के थ्रू जो है केरल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त की गई है और इसके अलावा 10 लाख किलोग्राम के ड्रग्स भी डिपॉजिट किए गए हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वो अवैध व्यापार जो होता रहता है इससे संबंधित है। अब आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट ये है कि विश्व में केवल 4 ऐसे देश हैं जिनके पास एंड टू एंड टेलीकॉम समाधान है। अब ये एंड टू एंड टेलीकॉम समाधान होता क्या है? मतलब कि मोबाइल फोन से लेके टावर तक जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं टेलीकॉम सेक्टर में वो उसे हम एंड टू एंड टेलीकॉम समाधान के रूप में जानते हैं। और अभी तक ये केवल 4 देश के पास है जिनमें चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड शामिल हैं। अगले वर्ष मतलब 2024 दीपावली तक भारत संपूर्ण दूरसंचार प्रौद्योगिकी वाला 5वां देश बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। एक बार आप सोचिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोग के पास भी एंड टू एंड टेलीकॉम सोल्यूशन नहीं है। किनके पास है इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड। और 5वां देश जो होने वाला है वो भारत होने वाला है। अब आगे बात करते हैं व्यक्ति विशेष में सबसे पहले जॉन फासे के बारे में। तो न्यूज ये है कि इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फासे को दिया जाएगा। स्वीडन अकादमी ने कहा कि उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए प्रदान किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा कि जॉन फासे रोजमर्रा की ऐसी स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें लोगों के जीवन में आमतौर पर देखा जा सकता है। वे मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं। आगे बात करेंगे हम नरगिस मोहम्मदी के बारे में। इनको पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो न्यूज यह है कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न और उनके विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई में नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल पुरस्कार का शांति पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को बहादुरी भरे संघर्ष की जबरदस्त व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी है। नरगिस मोहम्मदी को ईरानी शासन द्वारा 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 बार दोषी ठहराया गया और कुल 31 साल की जेल की सजा इनको सुनाई गई है। और साथ ही बता दें कि ये अभी भी जो है जेल में ही है। अब आगे बात करते हैं जोईता गुप्ता के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रही थी। तो न्यूज ये है कि भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता को साइंस के फील्ड में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पोनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिग्राफ ने बुधवार को हेग के एक सम्मेलन में ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब आगे बात करते हैं हम P20 के बारे में कि ये जो G20 का हमारा पार्लियामेंट ग्रुप है ये इससे संबंधित कौन सी न्यूज हाईलाइट हो रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में 9वें G20
संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में P20 का उद्घाटन करेंगे, पार्लियामेंट 20 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन द्वारका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 के अंतर्गत P20 सदस्य देशों के संसदीय अध्यक्षों का एक समूह है और इसका उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय प्रणाली के आयाम सामने रखना है। इस वर्ष P20 का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। अब आगे बात करते हैं। इस वैश्विक कार्यक्रम में 25 वक्ता, 10 उपाध्यक्ष और 50 संसद सदस्यों के अन्य लोग भी भाग ले रहे हैं और साथ ही पैन अफ्रीका संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में G20 कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सम्मेलन से पूर्व 12 अक्टूबर को पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर करने के लिए शिखर सम्मेलन स्तर पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो प्रदर्शनी है वो कहां पे लगाई जा रही है? दिल्ली में लगाई जा रही है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं ड्रोन पायलट से संबंधित क्या न्यूज थी। तो न्यूज ये है कि ड्रोन की बढ़ती मांग के बाद केंद्र सरकार व तमाम राज्य सरकार ड्रोन खरीद पर सब्सिडी दे रहा है, लेकिन ड्रोन खरीदने के बाद अब इसे चलाने पर कंट्रोल करने के लिए पायलट की भी जरूरत होती है। इस दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। देश के नागरिक अब सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देके ड्रोन पायलट बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 5, धारा 10 की उपधारा 2 और धारा 10A, 10B और 12A द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए एक नया ड्रोन संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया है। आगे बात करें, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा जारी मतदान पहचान पत्र, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सरकारी पहचान पता प्रमाण पत्र अब रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए स्वीकार्य होंगे। देश भर में ड्रोन संचालन को और उदार बनाने, बढ़ावा देने एवं सुविधाजनक बनाने और वर्ष 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन का केंद्र बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के पहले ड्रोन स्कूल की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन से संबंधित क्या न्यूज है। तो न्यूज यह है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर भाषाई समावेशन की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान पहले ही एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं तक उनकी मातृभाषा में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना है, जो अंततः सभी के लिए निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। डिजिटल इंडिया भाषणी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है। आगे बात करें, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन सेक्शन 8 कंपनी के तहत एक डिवीजन है और भाषणी का विजन भाषा बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से योगदानकर्ताओं, साझेदारी संस्थाओं और नागरिकों के एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए सहज भाषा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। ये जो सारी लाइनें हैं ना, ये आपके मतलब कि निबंध में और या तो आप कह लें कि मुख्य परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे विजन या तो कह लीजिए उद्देश्य। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एक ऐसा संगठन है जो 1 अरब भारतीयों के लिए निर्बाध वित्त को सक्षम करने के लिए कार्य करता है। अब आगे बात करते हैं हम जीनस मार्बिली वायरस के बारे में और यही आज के प्रश्न का आंसर भी होने वाला है। तो राजधानी में खसरे के मामलों के साथ साथ मौतों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। ये न्यूज है। तो जीनस मार्बिली वायरस का संबंध किस रोग से है? खसरा से है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करें, यह एक अत्यधिक संक्रामक और गंभीर वायुजनित रोग है। देखिए, जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही बनाए जाएंगे कि खसरा एक वायुजनित रोग है और अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह एक सीरोटाइप वाले एकल फन से ढके हुए आरएनए वायरस के कारण होता है। इसे
पायरामाइक्सोविरिडे परिवार में जीनस मार्बिली वायरस के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह खांसने और छींकने, निकट व्यक्तिगत संपर्क या संक्रमित नाक या गले के स्राव के सीधे संपर्क से भी फैलता है। वायरस श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे गंभीर बीमारी, जटिलताएं और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं सागर परिक्रमा के चरण 9 के बारे में। तो न्यूज ये है कि भारत सरकार द्वारा आज के दिन मतलब 7 अक्टूबर 2023 से तमिलनाडु के रामनाड जिले के थुंडी में सागर परिक्रमा चरण 9 का शुभारंभ किया जाएगा। सागर परिक्रमा एक आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदाय तक पहुंचना है। तमिलनाडु की तटरेखा की बात करें तो 1076 किलोमीटर है, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है। अगर पहली तटरेखा के बारे में आपको पता हो कि भारत की सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आगे बात करते हैं। सागर परिक्रमा के पहले 8 चरणों में गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार सहित 8 तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 4115 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाना और साथ ही मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना है। अब आगे बात करते हैं भारत में अवैध व्यापार को लेकर कौन सी रिपोर्ट आई है और किसने जारी किया है। तो फिक्की कैस्केड द्वारा हिडन स्ट्रीम्स, लिंकेज बिटवीन इलिसिट मार्केट, फाइनेंशियल फ्लोज, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अवैध अर्थव्यवस्था का कुल स्कोर 6.3 है, जो कि अन्य 122 देशों से अधिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और हिडन स्ट्रीम्स नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? फिक्की कैस्केड ने जारी किया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 3.5 टन सोना, 18 करोड़ सिगरेट की छड़ें, 140 मीट्रिक टन रेड सैंडर्स और 90 टन हेरोइन जब्त की गई है। स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्रायंगल जो होता है ना वर्ल्ड मैप पे, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है, साथ ही जो स्वर्णिम अर्धचंद्र है गोल्डन क्रिसेंट जिसे कहते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान आता है, सहित प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के पास भारतीय क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा है जहां निषेध पदार्थों का आवागमन और वितरण शामिल होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये जो है आपके अवैध व्यापार से संबंधित है, तो आपको ध्यान देना होगा गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कि कौन कौन सा देश शामिल है, साथ ही गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं। भारत का 4.3 का स्कोर 144 देशों के औसत स्कोर 5.2 से कम है, जो दर्शाता है कि संगठित अपराध करने वाले खिलाड़ी कम मौजूद हैं, लेकिन आपराधिक नेटवर्क का अभी भी काफी प्रभाव है। अब आगे बात करें। आतंक एवं और अपराध 2021 में भारत आतंकवाद और अपराध से निपटने की लागत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी पर 1170 बिलियन अमेरिकी डॉलर या जीडीपी का लगभग 6% का अनुमान होने का लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैल्यू गैप इंडिया 2009 से 18 के बीच की बात करें तो गलत आयात और निर्यात चालान के परिणाम स्वरूप भारत को संभावित आय में कुल 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। और साथ ही संगठित अपराध और अवैध अर्थव्यवस्था की बात करें तो 122 देशों के 5.2 औसत की तुलना में भारत के संगठित अपराध का कुल स्कोर 4.3 है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब यहाँ पे एक जो है डायग्राम है जिसको हम समझते हैं कि इलीगल इकोनॉमिक इन इंडिया वर्सेस एवरेज ऑल, मतलब कि विश्व के और भी देश। तो जो ये ग्रे वाली लाइन है वो इंडिया की है और एवरेज ऑल का रेड लाइन है। तो आप देखेंगे कि ड्रग्स में जो है 6 का स्कोर पाया है इंडिया, जबकि एवरेज 5 है। वहीं पे अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्राइम की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का स्कोर 7 है, जबकि एवरेज कंट्रीज की बात करें तो 4.8 है। तो आप देखेंगे लगभग सभी में
फ्लोरा एंड फ्यूना क्राइम में, आर्म ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, साथ ही इलीगल इकोनॉमिक में, सब में इंडिया का स्कोर सबसे ज्यादा है वैश्विक स्तर पर। अब आगे बात करते हैं भारत और अर्जेंटीना के बीच हुए समझौते के बारे में। तो न्यूज यह है कि हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के ने एक दूसरे के क्षेत्र में पेशेवरों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता SSA पर हस्ताक्षर किए, जो जोखिम मुक्त अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में सहायता प्रदान करने वाली है। सामाजिक सुरक्षा समझौता का उद्देश्य अर्जेंटीना में विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत भारतीय नागरिकों की बढ़ती संख्या के साथ साथ भारत में रोजगार चाहने वाले अर्जेंटीना के नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता ने एक कानूनी ढांचा तैयार किया है जो दोनों देशों के पेशेवरों को वृद्धावस्था और उत्तरजीवी पेंशन का दावा करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा यह रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए स्थायी और पूर्ण विकलांगता पेंशन के साथ साथ अर्जेंटीना में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंशदायी लाभों से संबंधित कानूनों की भी सुरक्षा करता है। अब जब बात यहां पे अर्जेंटीना के आई है तो इसके बारे में बात कर लें। अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस नंबर पे आता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अर्जेंटीना दक्षिण एवं पश्चिम अर्जेंटीना के दक्षिण एवं पश्चिम में चिली है, उत्तर में बोलीविया है और पराग्वे और पूर्व में ब्राजील उरुग्वे है तथा अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। देखेंगे आप तो ये पश्चिम और दक्षिण में आपका चिली आएगा और अगर हम उत्तर की ओर बात करें तो बोलीविया और ब्राजील आएगा और साथ ही पराग्वे भी है। और यहीं पे अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो ये आपका ब्राजील भी आएगा, ये आपका ब्राजील गया है और उरुग्वे भी ईस्ट की तरफ आता है और साथ ही अटलांटिक ओशियन भी ईस्ट में आता है। एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत सेरो एकांगुआ है। अर्जेंटीना संसाधनों में समृद्ध है, इसके पास सुशिक्षित कार्यबल है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एंडीज, उत्तर पंपास और पेंटागोनिया। पंपास से ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंपास जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंपास कृषि का संबंध किस देश से है? तो आपको ध्यान देना होगा अर्जेंटीना से। अब बात करते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में कि यह न्यूज में क्यों थी। तो न्यूज यह है कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करके इतिहास रचने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसमें रिकॉर्ड 43 खेल विधाएं शामिल हैं। गुजरात में पिछले आयोजन में 36 विधाओं को शामिल किया गया था, मतलब कि 36 खेलों को शामिल किया गया था और इस बार 43 खेल शामिल हैं। ओलंपिक शैली के बहु खेल स्पर्धा में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी और यह 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। पूरे राज्य में कई स्थल विभिन्न प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेंगे, जिनमें साइकिलिंग और गोल्फ दिल्ली में आयोजित होंगे। इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बात करते हैं 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक के स्तर पर कई नए खेलों की शुरुआत होगी, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट, कोलिरा पट्टू, पेनकक सिलाट आदि शामिल हैं। तो ये सब तो नाम मैं खुद पहली बार सुन रहा हूं। और इसके अतिरिक्त नौकायन, ताइक्वांडो की वापसी हो रही है, जिन्हें पिछले संस्करण में शामिल नहीं किया गया था। परंपरा का जश्न मनाने के लिए लगोरी और गतका के खेलों को प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इस आयोजन में एक अनूठा और सांस्कृतिक आयाम जुड़ जाएगा। और अगर खेलों की बात करें तो एशियन गेम चल रहा है और भारत जो है वो 100 मेडल अब अपना टच कर लिया है, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और एशियन गेम जो चाइना में चल रहा है होंगजू में, उसको लेकर एक कंटेंट जो है आपको 9 अक्टूबर को टोटल दे दिया जाएगा, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक जो है बात की जाएगी, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। अब दोस्तों हुआ क्या है ना कि हम इससे पहले पीपीटी में करंट मतलब कि देते थे और आज हमको पीडीएफ में बताना पड़ जाता, इसी वजह से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। चलिए खैर, आज मैं इसका अपने मतलब कि लैपटॉप को पूरी तरीके से सही करने वाला हूं। मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय